Hi, this is Sandeep Bansal. I'll be taking your general knowledge and current affairs session. I'll be discussing CLAT 2012 paper. We'll be discussing 50 questions. The first question is, who said that man is a social animal? Now it's a very famous statement of Aristotle, and it's a very famous statement of Aristotle. He was a Greek philosopher. At the age of 18, he joined Plato's academy in Athens, in Greek. Uh, the important thing here is that he was the teacher of Alexander the Great, जिसे कि हम हिंदी में सिकंदर भी बोल देते हैं. तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज के प्लेटो के जो स्टूडेंट रहे हैं एरिस्टोटल, और उनके स्टूडेंट जो रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट. ये उनकी बहुत एक फेमस स्टेटमेंट है, मैन इज अ सोशल एनिमल. अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स रहे हैं, एरिस्टोटल, प्लेटो, सॉक्रेट्स, आपका अलेक्जेंडर द ग्रेट, और कोई इम्पॉर्टेंट थिंकर्स, फिलोसफर्स, या महात्मा गांधी या कार्ल मार्क्स, तो उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फेमस स्टेटमेंट्स एग्जाम में पूछ लेते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे. ये लास्ट सेशन में भी हमने डिस्कस किया कि कुछ फेमस इंटरनेशनल डेज एग्जाम में पूछते हैं. दे यूज टू आस्क लाइक एड्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे. नाउ वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे is celebrated on 2nd December. It is celebrated to reduce the digital divide. You can say digital divide between urban and rural people, between the poor and the rich people, or can say the between developing countries and the developed countries. So it is aimed to reduce the digital divide. Here the important point is that you have to remember some important international days. We are coming to the next question. Whose teaching inspired the French Revolution? Now it's an important question. Its answer is A. Rousseau. Jean, his full name is Jean Jacques Rousseau. He was a Genevan philosopher, writer, and composer of 18th century. French Revolution happened in the second half of the 18th century. French Revolution, American Revolution, Italian Revolution, Industrial Revolution. These are the important revolution happened in the modern world history. You should know about the basic facts about these revolutions. That what the Industrial Revolution was. It started in Britain. इसके consequences क्या थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है, और इसके कंसिक्वेंसेस क्या रहे. तो ब्रॉडली आपको इन रेवोल्यूशंस के बारे में यू शुड नो अबाउट इट. लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन लेड टू द डेमोक्रेटिक सेटअप इन द अमेरिका, एंड जो ब्रिटिश रूल था वहां पे अमेरिका में वो खत्म हुआ एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम आया. बॉस्टन टी पार्टी इन अमेरिकन रेवोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये कुछ इवेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट फिलोसफर, थिंकर्स जो इन रेवोल्यूशन से रिलेटेड रहे वो आपको यू शुड नो. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड अफ्रीका इंडियन समिट वाज हेल्ड इन मई 2011 इन. ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके जो इंटरनेशनल समिट्स हैं वो कहाँ कहाँ हुए हैं या फ्यूचर में कहाँ कहाँ होने वाले हैं, अगर वो डिसाइडेड है. और स्पेशली वो इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर वो कोई इंटरनेशनल समिट इंडिया में होने वाली है. बट इस केस में नहीं है. इस केस में दिस समिट जो है ये हुई थी एडिस अबाबा. इट्स अ कैपिटल ऑफ इथियोपिया. इट्स एन अफ्रीकन कंट्री. ऑब्वियसली अफ्रीका इंडिया समिट विल बी हेल्ड इन ईदर इन इंडिया और अफ्रीकन कंट्रीज. तो आपको ये ध्यान रखना है. इसमें 15 अफ्रीकन कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. The next question is, famous Akshardham temple is situated in the city of.
अब इसमें कंफ्यूजन ये हो सकता है कि अक्षरधाम टेम्पल रिसेंटली न्यू दिल्ली में भी बना है, बट इसमें न्यू दिल्ली ऑप्शन नहीं है। उससे पहले ही अक्षरधाम टेम्पल गांधीनगर में बना है। इसमें इसको मनाने का इट्स नॉट जस्ट अ टेम्पल ओनली, इसमें आपको आर्ट, आर्किटेक्चर, एजुकेशन, एग्जीबिशन, रिसर्च, हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स को लेके इन सब चीजों को एक कंबाइन किया गया है एक प्लेस पे। सो इट्स आंसर इज गांधीनगर। तो इंपॉर्टेंट आपके टेम्पल्स या इंपॉर्टेंट श्राइन्स भी कहाँ कहाँ लोकेटेड है ये पूछ लेते हैं आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज द रेसिपिएंट ऑफ ध्यानचंद अवार्ड इन 2011? इट्स आंसर इज शबीर अली। ध्यानचंद अवार्ड was given in 2011 not just to one person, Shabir Ali. Apart from that, he is a football player, Shabir Ali. Apart from that, Sushil Kohli, Rajkumar were also given ध्यानचंद अवार्ड। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रॉडली अब आप कहेंगे आपको सारे प्लेयर्स याद करने हैं, कितने अवार्ड्स हैं सब, बट ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स आपको याद करने हैं, ठीक है। जैसे इस साल फॉर 2013 सॉरी लास्ट ईयर के लिए ध्यानचंद अवार्ड जो है वो 4 लोगों को दिया गया है। मैरी डिसूजा सिक्यूरिया फॉर एथलेटिक्स, सैयद अली इन हॉकी, अनिल मान ऑफ रेसलिंग, गिरिराज सिंह ऑफ पारा स्पोर्ट्स। नेम द एनुअल फेयर ऑफ राजस्थान दैट इज फेमस फॉर इट्स कैमल ट्रेडिंग इवेंट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। पुष्कर मेला इट्स आंसर। तो पुष्कर जो मेला है इसमें आपका कैमल और लाइफ स्टॉक फेयर होता है। पुष्कर इज काइंड ऑफ अ सिटी और अ टाउन नियर अजमेर सिटी। आपका इसमें और इम्पोर्टेंट सूरजकुंड मेला है, ये फरीदाबाद हरियाणा में होता है। इट्स अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट फेस्टिवल। तो अगेन थिंग इज के हमारे इंडिया के एनुअल फेयर्स या फिर फेस्टिवल्स जो आर्ट कल्चर से रिलेटेड हैं या फिर एनिमल फेयर्स होते हैं वो आपको याद करने हैं। नेक्स्ट इज 38th G8 समिट विल बी हेल्ड इन 2012 इन। अब ये देखिए एज आई डिस्कस रिसेंटली कि जो कुछ समिट्स या तो हो चुकी हैं या होने वाली हैं इन द नियर फ्यूचर, तो वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। 38th G समिट 2012 जो थी वो यूएस में हुई थी 2013। अब इसमें इंपॉर्टेंट और एक चीज है कि G8 समिट रिसेंटली, बिल्कुल रिसेंट फिनोमिना क्या है कि many of you are reading newspapers, you must have read about Crimean Peninsula crisis. It has been added to Russian territory. तो रशिया को G8 से बाहर कर दिया गया है। It has been suspended। और इस साल की for 2012 की जो G8 समिट है वो रशिया में होने वाली थी, सोची रशिया में, बट अब जो वो है वो वहां ना होकर ब्रसल्स में होगी, बेल्जियम में, ब्रसल्स बेल्जियम, without Russia. So only 7 countries will be participating in this year's G8 summit. So for this year G8 summit, it's important. For 2013 it was held in Northern Ireland. Who was awarded the Nobel Prize for Literature in 2011? Obviously Nobel Prizes and Olympics or other international awards are important. For exam point of view, Nobel Prize for Literature in 2011 was given to Thomas Tranströmer. He was a Swedish. अब इम्पॉर्टेंट ये है कि 12 या 13, स्पेशली 13 में किसको दिया गया? 12 में इट वाज गिवन टू मो यान ऑफ चाइना, मो यान ऑफ चाइना। और 2013 में ये दिया गया है एलिस मुनरो को। शी इज अ कैनेडियन। Who was awarded the UNESCO King Sejong Literacy Prize
in 2011. It was given to National Literacy Service Burundi. Uh, it is given by Korean government to various non-governmental organizations, that is NGOs or governmental organizations, if they have done well in disseminating literacy, in enhancing the literacy rate in certain part of the country or in certain sections. तो ये जो अवार्ड है ये नेशनल लिटरेसी सर्विस बुरुंडी को दिया गया. ठीक है. The next question, we're going to the next question. December 10 is observed as, now it's important, या तो आपसे they can ask कि this day is celebrated on which date, or they can ask vice versa also, like in this question only they have given you the date and they are asking you that which international day or which famous day is celebrated on that particular date. So its answer is Human Rights Day, UN General Assembly's adoption and proclamation on 10th December 1948 of United Nations Declaration of Human Rights. ठीक है. So 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया गया यूएन जनरल असेंबली में, इसलिए इसको ह्यूमन राइट्स डे की तरह तब से मनाया जाता है. Which is the largest gland in human body? Now this is a question of science, it is a static portion. Its answer is liver. Now what is gland? It's any group of cells that manufacture and releases substances for use somewhere else in the body. ठीक है. कोई ऐसे सब्सटेंसेस या कुछ ऐसा मैन्युफैक्चर करना जो कहीं और यूज हो, जैसे कि लिवर, जैसे बाइल जूस जो है मैन्युफैक्चर करता है लिवर. The book titled The Google Story has been authored by. अब अगेन थिंग इज के जैसे लास्ट क्वेश्चन था स्टैटिक था, ये क्वेश्चन they'll ask you about the book, or vice versa also. They can give you the author's name and they can give the name of 4 books के पूछ सकते हैं कि इस ऑथर ने इन चारों में से कौन सी बुक लिखी है. ठीक है. तो इस जो ये बुक है ये द गूगल स्टोरी हैज बीन ऑथर्ड बाय डेविड ए वाइस. ही इज अ पुलित्जर प्राइज विनिंग रिपोर्टर फ्रॉम वाशिंगटन पोस्ट. इस बुक में उन्होंने ही हैज डिस्कस्ड अबाउट द बर्थ एंड द राइज ऑफ गूगल एज अ सर्च इंजन. ठीक है. अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि यू कैन से कि बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में, कितनों के ऑथर आपको याद करने हैं, बट इम्पॉर्टेंट बुक्स जैसे कि इस बुक में गूगल के बारे में बताया है कि गूगल कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे उस हाइट्स पे पहुंचा जहाँ पे अब है. तो आपको उन बुक्स के बारे में पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स को कवर करती हैं. ठीक है. या फिर कोई इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इवेंट, नेशनल इवेंट्स को कवर करती हैं. Which strait separates Europe from Africa? ये it's a question of geography. It's a static question, static GK. Its answer is Strait of Gibraltar. अगर आप world map देखेंगे, you will see that between Europe and Africa, on the Western Europe and Western Africa, on the Northwestern Africa, एक बिल्कुल हल्की सी एक टिप है. अब स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट जो है यू कैन से कि 2 लैंड मासेस को सेपरेट करता है और 2 ओशन बॉडीज को, 2 सी बॉडीज को कनेक्ट करता है. ठीक है. स्ट्रेट वर्ल्ड वाइड काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि इनकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस होती है. इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज. ठीक है. तो आपको जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेट्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यू हैव टू रिमेंबर कि वो कौन सी 2 कंट्रीज को या कौन से 2 कॉन्टिनेंट्स को या कौन से लैंड मासेस को सेपरेट करती हैं.
Taiwan was earlier known as? Its answer is C, Formosa. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है जैसे आपका कुछ कंट्रीज के नाम आफ्टर देयर इंडिपेंडेंस और इन द रीसेंट हिस्ट्री चेंज हुए हैं, ठीक है। जैसे आपका जिम्बाब्वे है, अर्लियर इट वाज आल्सो कॉल्ड एज रोडेशिया। तो इस तरीके से आपके जो कुछ कंट्रीज के नेम हैं इन द रीसेंट टाइम, जैसे कंबोडिया, अर्लियर इट वाज कंपूचिया। तो इस तरीके से कुछ नेम हैं जो रीसेंट टाइम में चेंज हुए हैं, तो वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर्मोसा, ये इसको रिपब्लिक ऑफ चाइना भी बोलते हैं। अब डोंट कंफ्यूज ताइवान विद चाइना। चाइना इज फॉर्मली नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इट्स नोन एज रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो जो चाइनीज रेवोल्यूशन आई थी, तो 1949 में जो गवर्नमेंट थी काई चेंग शेक की, वो चाइना से ताइवान चली गई थी, ठीक है। इतनी डिटेल में आपको जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी ताकि आपके दिमाग में ये चीज रहे। तो वो वहां से चाइना से ताइवान चले गए थे, तो वहां से वो क्लेम कर रहे थे चाइना पे, बट चाइना इज नाउ अंडर कम्युनिस्ट रूल, इट्स नोन एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान वाज अर्लियर नोन एज फॉर्मोसा। ओके, identify the Indian tennis player who has turned Bollywood filmmaker. It's an interesting question. Its answer is Ashok Amritraj. Vijay Amritraj and Ashok Amritraj both are brothers. Ashok Amritraj has produced over around 100 films in Hollywood, and so it's an interesting question that they are asking you about any sports personality going into another field, another altogether different field, and excelling in that particular field. Where will the next Olympic Games be held in 2012? अब ये क्वेश्चन ऑब्वियसली irrelevant हो चुका है, क्योंकि now the question they can ask कि 2016 के ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाले हैं। 2012 के ओलंपिक्स लंदन में हुए, 2016 के समर ओलंपिक्स, नाउ देयर आर two kind of Olympic games, Summer Olympics and Winter Olympics. Like for 2014 Winter Olympics will be held in Sochi, Russia. 2016 Summer Olympic Games will be held in Brazil, Rio de Janeiro, Brazil. And another thing important here is that for 2020 Olympic Games will be held in Tokyo. For 2016 Rio de Janeiro, for 2020 Tokyo, and for 2014 Winter Olympics it's Sochi, Russia, and for 2018 it's in Pyeongchang, South Korea. ठीक है। अब now they can ask you question about football World Cup also. This year football World Cup, soccer World Cup will be held in Brazil. Next football soccer World Cup will be held in Russia, that is in 2018. Next, that means 2022 World Cup, Soccer World Cup will be held in Qatar. Next question is, which of the following teams has won the Santosh Trophy Football Championship in 2011? Its answer is West Bengal. Now they can ask you question कि संतोष ट्रॉफी जो है वो कौन सी स्पोर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल चैंपियनशिप, दे हैव मेंशन्ड हियर, बट दे कैन आस्क यू कि संतोष ट्रॉफी कौन सी गेम से रिलेटेड है, ठीक है। फॉर इन 2012 इट वाज वन बाय वेस्ट बंगाल, इन 2012 बाय सर्विसेज, इन 2013 again by services, and in 2014 by Mizoram, ठीक है। Excess of money supply as compared to supply of goods result in
its answer is inflation. is बहुत ही conceptual question है. अगर supply, suppose there are 100 goods and availability is there of 1000 rupees. If the supply of good will remain same and the money supply, suppose it will increase up to 1200, तो क्या होगा? पर गुड के लिए people will be ready to pay more. तो इससे क्या होगा? आपका जो इन्फ्लेशन पर गुड जो प्राइसेस हैं वो बढ़ेंगी. दैट मीन्स इन्फ्लेशन. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस. इफ यू नो द लॉजिक यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. ठीक है. द लार्जेस्ट लिविंग फ्लाइटलेस बर्ड इज, its answer is ostrich. There are around 4 species of flightless bird, but obviously they can ask which one is the largest living flightless bird. It's ostrich. Which of the following oceans has the shape of English letter S? I'm again coming to the last question. It's a static question. It's a static GK question. Which of the following ocean has the shape of English letter S? Now it's an interesting question. It's a static question. Its answer is Atlantic Ocean. If you'll see the world map, you will see कि जो North Atlantic Ocean और South Atlantic Ocean है, ठीक है. If you'll see the map of North America, Europe, then South America and Africa, तो जो आपके Atlantic Ocean की जो shape बनती है, it is like S. ठीक है. Which is the longest shipping canal in the world? I'm again coming to the last question. अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पैसिफिक जो ओशन है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशन है. ठीक है. एरिया वाइज, वॉल्यूम वाइज. और इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन जो एक कंट्री के नाम से कोई ओशन का नाम है. ठीक है. इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लॉन्गेस्ट शिपिंग कैनाल इन द वर्ल्ड? इट्स आंसर इज व्हाइट सी, Baltic Canal. It's there in the Europe, in the northern Europe. It connects Saint Petersburg with the internals of interns of Russia. Its length is of about 227 kilometer, and out of that around 48 kilometer is of man-made. They can ask you question about the longest canal in India also, and anything related कि या तो longest हो वर्ल्ड में या longest हो इंडिया में, वो important हो जाता है आपके एग्जाम के लिए. Le Corbusier, the architect of Chandigarh, was a national of Le Corbusier. He is a famous French architect. He was a French national, but important thing here is he was not born in France. He was born in Switzerland and became French citizen around 40 at the age of around 40-45. And Chandigarh, also known as the City Beautiful, was designed by Le Corbusier after independence, when the capital of Punjab, that is Lahore, was given to Pakistan. We decided to have a new capital of Punjab. Okay, now it's a joint capital of Punjab and Haryana. The full name of Le Corbusier, the original name of Le Corbusier is Charles Edward Jenneret. Charles Edward Jenneret. India became a member of UNO in. It's an important question. India became a member of UNO in 1945
अब एक क्वेश्चन ये होता है कि इंडिया वाज नॉट एन इंडिपेंडेंट कंट्री एट दैट टाइम, इंडिया वाज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, हाउ कैन इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन? बट एट दैट टाइम it was decided कि इंडिया हैज its own एग्जिस्टेंस। तो कॉमनवेल्थ कुछ कंट्रीज थी जो कि फाउंडिंग मेंबर्स बनी यूएन की, उसमें इंडिया, कनाडा, यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जो थी वो ब्रिटिश, जो कि ब्रिटिश कॉलोनीज थी, उनको इंडिपेंडेंट सीट्स दी गई यूनाइटेड नेशंस में। So it's important. India, Canada, Union of South Africa, New Zealand, and Australia. To which country does India export the largest quantity of iron ore? Its answer is Japan. Now, this question seems to be of a static question, but it's a current affairs question, because in May 2012, in that year only, of which year we're discussing the CLAD paper, it was decided that India will export around 2 million ton of iron ore to Japan annually for next 3 years. And Japan in turn agreed कि वो they will invest in Delhi Mumbai industrial corridor in India. So India is exporting the largest quantity of iron ore to Japan. Now the next question is, the longest highway in India runs from Varanasi to Kanyakumari. Its length is around 2369 kilometers. Highway start from the area Hyderabad Gate in Varanasi till Kanyakumari. Now it's important कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वाराणसी में कहाँ से? It's from the area Hyderabad Gate in Varanasi. ठीक है, अब जो ये नेशनल हाईवे है, इट्स नेशनल हाईवे नंबर 44। अर्लियर जो है ये, अगर हम ओल्ड बात करें तो नेशनल हाईवे नंबर 7 था। ठीक है, ये यूपी, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से होके जाता है। The longest irrigation canal in India is? It's an important question. It's a very important question. Its answer is B, इंदिरा गांधी कैनाल। अब इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए काफी ज्यादा हो जाती है क्योंकि इंदिरा गांधी कैनाल ने जो पानी है वो सदर्न पंजाब, जो कि सेमी एरिड एरिया, एंड नदर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान जैसे कि श्रीगंगानगर, बीकानेर तक भी ये कैनाल पानी लेके गई। जो एरिया एक टाइम पे सेमी एरिड एरिया था, वहां पे आज के टाइम पे ऑर्चर्ड्स भी हैं ड्यू टू दिस कैनाल ओनली, एंड इट हैज लेड टू it help in increasing our rice production, wheat production to a great level, to a great extent. It has substantially increased the production of wheat and rice in those areas. So it's very important. Indira Gandhi Canal. It's the longest canal also. It's the longest irrigation canal. And the next question is, leukemia is a disease. Now, here we will discuss the questions कि जो अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट ये है कि लॉन्गेस्ट कैनाल, इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, लॉन्गेस्ट कैनाल, सी कैनाल इन द वर्ल्ड। ठीक है, किसी फेमस ऑथर की बुक, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इवेंट्स कहाँ पे होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट समिट्स कहाँ पे होने वाली हैं। ठीक है, और कोई नेशनल इंपॉर्टेंट नेशनल टूर्नामेंट्स हैं बोथ इन इंडिया एंड एट द वर्ल्ड लेवल, वो। ठीक है, आपके कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्गेस्ट ओशियन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप है ओशियन की, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, तो ये क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपका फोकस इन क्वेश्चंस पे होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ल्यूकेमिया is a disease related to, now its answer is C, blood. अब
Leukemia comes from two words, leucus and hema. Leucus means white and hema means blood. Hemo, uh, it's a type of a blood cancer of in the bone marrow. It's a type of broadly it's a type of a group of diseases related to blood, leukemia. Here important question is कि जो डिसीजेज हैं, कुछ जो मेजर फैटल डिजीजेज हैं वो आपसे पूछ सकते हैं वो किस चीज से रिलेटेड है. जैसे इंसेफ्लाइटिस है, आपने जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के बारे में एड्स में, न्यूज़पेपर्स में या गवर्नमेंट की होर्डिंग्स में कब पढ़ा होगा. तो इंसेफ्लाइटिस रिलेटेड टू ब्रेन, ठीक है, नर्वस सिस्टम. तो ये चीजें आपसे पूछ सकते हैं. जो डिसीजेज हैं, वेरियस डिसीजेज हैं, फैटल डिसीजेज हैं, वो कौन से ऑर्गन से रिलेटेड हैं. In which city was Osama bin Laden killed in May 2011? Now it's very important. Its answer is B, Abbottabad. मतलब in May 2011, this was like the talk of the town, talk of the world, that Osama bin Laden was found in Pakistan, in Abbottabad. अब मान के चलिए कि अब्बाताबाद जहाँ उसका घर था, जहाँ पे वो था, रह रहा था, वहां से आर्मी सेंटर जो था वो हार्डली विद इन 2 किलोमीटर्स की रीच पे था. तो दिस ऑपरेशन वाज कैरिड आउट एंड इट्स ऑपरेशन कोड नेम वाज ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर. ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, ठीक है. तो अगेन जो इंटरनेशनल इवेंट्स, जो बहुत ही फेमस इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, उनके बारे में आपसे पूछ सकते हैं. अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर न्यूज़ पढ़ी है ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड, तो ये सबको पता है, बट कहाँ पे, तो ये आपको करता है कि आपने उस न्यूज़ को कितने अच्छे से पढ़ा है. 11th 5-year plan envisaged the highest growth in the sector of services. C. Answer is C. After liberalization, privatization, globalization 1991, जो services का share है in Indian GDP has increased considerably, and the share of agriculture in Indian GDP is decreasing. Now the share of services in Indian GDP is around 55 to 58%. And in the 11th 5-year plan, it was also envisaged that services are growing at a much higher rate, and it was envisaged the highest growth in the sector of services only. Government has a target of growth, agricultural growth of around of 4% in agricultural sector. Target of 4% growth in agriculture sector. So this question is also important. Light year is a unit of. अब ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. आई वॉज डिस्कसिंग 2013 क्लैट पेपर, तो ये क्वेश्चन आपका लाइट ईयर का सेम क्वेश्चन 2013 में भी पूछा गया है. तो जस्ट सी कि अगर आपने लास्ट ईयर के पेपर्स आप अच्छे से करते हो, ठीक है, हेयर लाइज इंपॉर्टेंस ऑफ रिवाइजिंग द लास्ट ईयर पेपर्स, कि आपको कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं, नॉट जस्ट रिपीट, बट आपको उन क्वेश्चंस की हेल्प जो है आपके एक्चुअल एग्जाम में मिल सकती है, ठीक है. तो लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस. आई विल नॉट डिस्कस इन डिटेल दिस क्वेश्चन. द 4th summit of BRICS was held in New Delhi on 29th March 2012. Now the important question here is that where will the 5th BRICS summit will be held? It's in Durban in 2013, and
Fortaleza, Brazil in 2014, and in Ufa, Russia in 2015. ठीक है. Indigenous nuclear submarine still under the construction has been named as Arihant, INS Arihant. It is India's first indigenously designed and built nuclear submarine. Earlier we used to have a diesel submarine. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? डीजल सबमरीन और सबमरीन पावर्ड ऑन डीजल इंजन एंड न्यूक्लियर सबमरीन में कि डीजल पावर्ड सबमरीन में क्या प्रॉब्लम आता था कि आपको कुछ टाइम बाद जो है सबमरीन को आपको सरफेस पे लेके आना पड़ता था, ठीक है, और वहां से आपको उसको रिचार्ज डीजल रिचार्ज करना पड़ता था, फिर वो नीचे सबमरीन जाती थी. बट न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर पावर एक्सटेंड्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो बहुत ही लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लंबे समय तक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर रह सकती है विदाउट एनी काइंड ऑफ अ रिचार्जिंग. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर कंट्रीज डिफेंस सिस्टम. INS Arihant, India's first indigenous nuclear submarine. Government of India has launched a publicity campaign for Census 2011 in association with which of the following organization? Its answer is UNICEF, United Nations Children Fund, UN program in New York City that provides humanitarian and development assistance to children and mother in developing countries. I'm talking about UNICEF. That what's the aim or what's the plan of what's the aim of UNICEF? It's headquarter in New York City. ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे हैं. जैसे कि स्पेशली क्लैट के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर्स हेग, नीदरलैंड्स में है. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. यूनिसेफ का आपका न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड नेशंस का आपका न्यूयॉर्क में है. ये काफी लोग कंफ्यूज कर जाते हैं. यूनाइटेड नेशंस का वॉशिंगटन डीसी नहीं, इट्स न्यूयॉर्क. यूनिसेफ का न्यूयॉर्क. तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट completed how many years of operation in 2011? It's a very easy question, I must say this. If you have read about Manrega, it was started in 2005, so automatically it completed 6 years by 2012. Sorry, by 2011. The first ever Formula 1 race in India was held in Greater Noida. It's also known as Indian Grand Prix. It's was held in both international circuits. First event was on 30th October 2011. Name the actor who has been honored with Dada Saab Phalke Award in 2012. Sorry, Dada Saab Phalke Award. It's Lifetime Achievement Award. It is its highest award given in the Indian cinema. Dada Saab Phalke is also known as the father of Indian cinema. You must be knowing about the first film in India. It's Harishchandra. It was directed by Dada Saab Phalke, and this answer of this question is Soumitra Chatterjee. For next year, it was given to Pran, who died recently, Pran Saab. So Dada Saab Phalke Award for the next year was given to Pran Saab.
So this is a highest lifetime. This is a lifetime achievement award. It's a India's highest award given to any film personality. In which city was the Arab Summit held in the last week of March 2012? It was held in Baghdad. Again, the important summits, important international summits, important national summits कहाँ पे वो हुई हैं, ठीक है, ये काफ़ी important हो जाता है. In 2012 it was held in Baghdad. First time since 1990. कुवैत 1919 में गल्फ वार में इराक ने कुवैत पे हमला किया था, ठीक है. उसके बाद कुवैत के जो अमीर हैं वो पहली बार बगदाद गए थे, ठीक है, ये समिट अटेंड करने के लिए. 2013 में ये समिट, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि, बट मैं एम टेलिंग यू बिकॉज ये समिट इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है और ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि बगदाद में कुवैत के अमीर गए थे. 2013 Doha, and for 2014 कुवैत सिटी, ठीक है, ये ऑलरेडी मार्च 2014 में हेल्ड हो चुकी है. Two Supreme Court judges who delivered the famous 2G judgment in February 2012 were its answer is Justice G.S. Singhvi and Justice its answer is A, Justice G.S. Singhvi and Justice ज्ञान सुधा मिश्रा, ठीक है. अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि 2G का केस है, ठीक है, कोल ब्लॉक स्कैम है. तो ये जो या CBWG स्कैम है, तो ये स्कैम्स रिसेंटली आए न्यूज में और इनसे रिलेटेड जो जजमेंट्स है इंपॉर्टेंट हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट स्पेशली, ठीक है. तो दे हैव आस्क्ड अबाउट द स्पेसिफिक के कौन से जजेस थे जिन्होंने ये जजमेंट है डिलीवर किया. Who presides over the joint sitting of both houses of parliament? This is a static question of Indian polity. Its answer is Speaker of Lok Sabha, Meera Kumar. She is the incumbent Speaker of Lok Sabha. It's an easy question. Who presides over the joint sitting of both houses of parliament? Christina Lagarde heads the. Now I've already discussed this thing that जितने भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स, उनके प्रेसिडेंट्स, ठीक है, वो कौन कौन है ये आपको पता होना चाहिए. इस क्वेश्चन में वाइस वर्सा दे हैव आस्क्ड, दे हैव गिवन द नेम ऑफ अ पर्सन एंड दे हैव आस्क्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन हेड्स व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. Its answer is International Monetary Fund, IMF. Her term started in 2011 and goes up to 2016, and she is the first woman ever to head IMF. So it's very important, Christina Lagarde. Earlier she is a French. She was earlier a French Economic Affairs Minister. She held other portfolios like Finances, Industry Minister in French government. The seat of International Criminal Court, I have already discussed it with you. It's in Hague, Netherlands, but its proceeding may take place anywhere. It was established in 2002 to try the cases of genocide, crime against humanity, war crimes. Similarly, International Court of Justice is also there. Its headquarters is also in the Hague, Netherlands. First Indian to sky to the North Pole is, its answer is Ajit Bajaj. Now, he is the first Indian to sky to the North Pole as well as South Pole within a year. So it become important. ये भी important हो जाता है कि कोई इंडियन पर्सनालिटी, कोई इंडियन वर्ल्ड लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर कुछ इम्पोर्टेंट करते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट अचीव करते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है. इस केस में फर्स्ट इंडियन टू स्काई टू द नॉर्थ पोल, फर्स्ट इंडियन टू go to the
गो टू द माउंट एवरेस्ट, ठीक है, और जो आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं रिसेंटली उन्होंने किन्होंने कॉन्कर किया है उनको, तो वो आपसे पूछ सकते हैं. फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन इंडिया वॉज, अब ये काफी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर वॉज किरण बेदी, बट फर्स्ट वुमेन डीजीपी इन इंडिया वॉज कंचन चौधरी भट्टाचार्य. फुल नेम इज कंचन चौधरी भट्टाचार्य. And Kiran Bedi was not promoted to the rank of Commissioner of Police, Delhi. Kanchan Chaudhary Bhattacharya is of 1973 batch. She was a DGP of Uttarakhand in 2007. In fact, even the famous popular Hindi teleserial Udaan in the late 1980s and early 1990s was based on the life of Kanchan Chaudhary. Which countries co-hosted the One Day Cricket World Cup in 2011? It was held in India, Sri Lanka and Bangladesh. Earlier, it was slated to be held in Pakistan also, but due to the attack, a terrorist attack on Sri Lankan cricket team in Pakistan, the hosting of Pakistan was suspended by the ICC. ठीक है. अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये हो जाता है कि 2015 का जो वर्ल्ड कप है वो कहाँ होने वाला है. I hope you all of you must be knowing it. It's in Australia and New Zealand. For 2019, it will be held in England, and for 2023, it will be held in India. Details are yet to come, but yeah, for 2015 it will be held in Australia and New Zealand, but for 2019 and 23, it has been decided by the ICC. Priyanka Chopra has been named a national ambassador of UNICEF. We have already discussed briefly about UNICEF. ठीक है. She will talk about the child and adolescent rights. ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई इंडियन फिल्म पर्सनालिटी या एनी इंडियन पर्सनालिटी बिकमिंग नेशनल एम्बेसडर फॉर एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है. कोई मतलब इंडियन पर्सनालिटी अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अचीव करता है, या कोई इंडियन पर्सनालिटी किसी और कंट्री में किसी इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्ड करता है, इवन दो ही इज नॉट इन ही इज इन इंडियन, नॉट द करंट नेशनल ऑफ इंडियन, फिर भी आपके एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है. Who is leading in the Republican primaries to contest the American presidential election scheduled in November 2012? Its answer is Mitt Romney. He finally won the Republican primaries, and he lost the election to Barack Obama. We're going to the next question. Supreme Court recently declared Salva Judum unconstitutional. What is Salva Judum? Now it's a very important question. Salva Judum. Its answer is an armed civilian group formed to combat Maoist. इस केस में पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो गवर्नमेंट का ये स्टेप है टू गिव द सिविलियंस आर्मी ट्रेनिंग फॉर टू कॉम्बैट Maoist वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, बिकॉज एक तो उनको जो वेजेस हैं वो अकॉर्डिंगली नहीं दिए गए, उनको जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई, एंड इट लेड टू aggravation of Maoist violence in that particular region, in the Chhattisgarh region. So that's why Supreme Court declared Salva Judum unconstitutional.
as per Indian budget, the income tax exemption limit of persons below 65 years of age is, its answer is 2 lakh. But important thing here is कि जो अब टैक्स स्लैब है, अब वो टैक्स स्लैब पिछले साल से, दैट मीन्स फॉर 2013-14 से वो चेंज हो चुकी है. अब जो स्लैब है वो टिल 60 ईयर्स, 2 लाख टिल 60 ईयर्स, ठीक है, 2.5 लाख 60 to 80 ईयर्स. दैट मीन्स जो सीनियर सिटीजन्स का मिनिमम एज था वो कम कर दिया गया फ्रॉम 65 to 60 ईयर्स. नाउ देयर इज अ कैटेगरी ऑफ सीनियर सिटीजन्स from 60 to 80 years and super senior citizens above the age of 80 years. ठीक है, it's important thing you must be knowing. The next question is UN Climate Change Conference 2011 was held in. Again, I have already told you several times that international conferences कहाँ पे वो हो रही हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स, इट वाज हेल्ड इन डर्बन टू, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज हेल्ड टू एस्टेब्लिश अ न्यू ट्रीटी टू लिमिट कार्बन एमिशंस. The conference agreed to a legally binding deal comprising all countries which will be prepared by 2015 and to take effect by 2020. Earlier Kyoto Protocol was held in 1997 and legally binding. It was legally binding on the developed countries to reduce the emissions, but it was not binding on the developing countries to reduce emissions. But this climate change conference has agreed. In this conference, it has been agreed that legal binding deal will be applicable to all the countries. Thank you very much. Again, I'll be briefly discussing the points that international conferences, national events, international events, recent summits, sports events. Recent sports events won by international players, national players, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं. और आपका करंट अफेयर्स में आपको स्पोर्ट्स, इन चीज़ों के बारे में ध्यान देना है. कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक से पूछे गए हैं जो आपके मटेरियल अच्छे से डिस्कस करते होंगे. थैंक्स अ लॉट.